जय हिंद। आप सभी का हमारी संस्था कैरियर कैंपस में स्वागत है। आज हम प्रीवियस ईयर के अंतर्गत जो क्वेश्चन पूछा गया है पिछले वर्ष के तुलना में जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब का एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसे पॉकेट वीडियो के तहत आप लोगों के मध्य प्रेजेंट करने का प्रयास किया जा रहा है एक छोटा सा। और इस पॉकेट वीडियो में जितने भी प्रीवियस ईयर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं उसको डील किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पहला क्वेश्चन आकर देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सुंग वंश का प्रथम शासक था। ये पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं एसएससी जीडी में पूछा गया है जो 2023 में, और ये पहला क्वेश्चन आपको प्राचीन इतिहास से है, वो भी सुंग वंश से। ये सुंग वंश का स्टार्टिंग यदि देखेंगे तो मौर्य वंश के पतन जो होता है 185 ईसा पूर्व, उसके बाद से ही, क्योंकि मौर्य वंश के जो अंतिम शासक थे जिनका नाम था बृहद्रथ, और इन्हीं बृहद्रथ की हत्या करने के बाद पुष्यमित्र सुंग ने मगध पे सुंग वंश की स्थापना किया। तो यहीं से स्टार्ट होता है सुंग वंश का इतिहास, जो कि 185 से लेकर 75 ईसा पूर्व तक ले मगध के धरती पर सुंग वंशों का साम्राज्य रहा, शासन रहा। और इसमें प्रथम शासन के बारे में पूछ रहा है कि प्रथम शासक कौन था। तो हम यहाँ से देखेंगे प्रथम शासक पुष्यमित्र सुंग थे। अब ये पुष्यमित्र सुंग से जुड़ा हुआ कुछ और क्वेश्चन भी देखा जाता है एग्जाम्स में, वो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये वंश का अगर स्टार्टिंग देखें तो 185 टू 75 ईसा पूर्व इस वंश का स्टार्टिंग रहा, एंडिंग रहा। और उसके बाद आता है कि पुष्यमित्र सुंग के द्वारा इस वंश की स्थापना हुई और इसकी राजधानी विदिशा थी। इसकी राजधानी विदिशा थी। पुष्यमित्र सुंग जो थे, इनके कार्यकाल में जो मौर्य वंश के समय में बौद्ध धर्म का जो उत्थान अधिक बड़े स्तरों पर भारत के क्षेत्रों में और भारत से जो बाहर के क्षेत्र है उसमें भी भारतीय साम्राज्यों के द्वारा विस्तार प्रचार करने की जो मुहिम चलाई गई थी, जिसमें बौद्ध धर्मों का जो विस्तार काफी तीव्र गति से और तेजी गति से देखा जा रहा था। और उसी समय ये जो एक नया वंश के रूप में स्थापित होता है मगध में सुंग वंश, इसने क्या किया कि पुनः जो ब्राह्मण धर्म था उसको पुनर्स्थापित करने का काम इसी सुंग वंश ने किया। और इसी ने संस्कृत भाषा को भी पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया भारतीय क्षेत्रों में। तो इसके लिए भी यह एक प्रचलित रहा सुंग वंश। इसके साथ ही पुष्यमित्र सुंग के ही बारे में एक चर्चा आती है कि इसने अश्वमेघ यज्ञ 2 बार करवाते हैं, और यह दोनों बार जो पुष्यमित्र संघ के द्वारा जो अश्वमेघ यज्ञ कराया गया, यह यज्ञ पतंजलि योग गुरु जिसे कहते हैं, तो योग गुरु पतंजलि के नेतृत्व में इन्होंने 2 अश्वमेघ यज्ञ कराए। और इसके बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो इसके लिए 2 पुस्तक चर्चित है। एक है गार्गी संहिता और एक है मालविका अग्निमित्र, ये दोनों पुस्तक। इसके साथ ही पुष्यमित्र सुंग के बारे में एक और आता है। हालांकि इसने जितने भी बौद्ध स्तूप थे उसको ध्वस्त करने का कार्य इन्होंने किया है, इसके बारे में चर्चा आती है, किंतु इन्होंने 2 बौद्ध स्तूपों की वेदिकाओं के निर्माण के बारे में भी इनके बारे में चर्चा है कि इन्होंने 2 बौद्ध स्तूप के वेदिकाओं का पुनर्निर्माण कराने का कार्य किया था, जिसमें से आता है एक हमारा भरहुत स्तूप और एक आता है सांची का स्तूप। तो ये रहा पुष्यमित्र सुंग के बारे में। और इसमें इस वंश के ये जो पुष्यमित्र सुंग थे, यह मौर्य वंश के अंतिम शासक दशरथ, जो मौर्य वंश के सबसे शक्तिशाली शासक अशोक के पौत्र थे दशरथ, उनके ये सेनापति रहते हैं। और इसी पुष्यमित्र सिंह ने अपने शासक दशरथ की हत्या करके जाकर के बाद में सुंग वंश की स्थापना की। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की डैश 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 के दरबार में रहते थे। देखिए ये भी क्वेश्चन हमारा प्राचीन इतिहास से ही है, और यहाँ पर एक नाम आता है अश्वघोष, अपने आप में बहुत चर्चित, जहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरा आता है बुद्ध चरित्र, एक पुस्तक है।
सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अश्व घोष, यहाँ क्वेश्चन भी है कि किसके दरबार में रहते थे। तो अश्व घोष के बारे में जब भी बात आएगी कि ये किनके दरबार में थे, तो सबसे पहला अगर हम ऑप्शन के हिसाब से यहाँ देखेंगे तो ये आपका कनिष्क हो जाएंगे। और ये कनिष्क जो है कुषाण वंश के शासक रहते हैं, सबसे शक्तिशाली शासक कुषाण के। तो ये कुषाण वंश के सबसे शक्तिशाली शासक कनिष्क के दरबार में अश्व घोष रहते हैं। अब बात आती है कि इन्होंने अश्व घोष जो थे कनिष्क के दरबार में राजकवि के पदवी पर आसीन रहते हैं। इन्हें किस नाम से भी जाना जाता है? राजकवि। और बुद्ध चरित्र, जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, बुद्ध चरित्र को क्या कहा जाता है? बौद्ध का रामायण। कुषाण वंश के सबसे शक्तिशाली शासक कनिष्क के बारे में जब क्वेश्चन कई देखने को मिलता है, सबसे पहला आता है कि ये इसकी दो राजधानी के बारे में चर्चा आती है। एक जो पेशावर, एक पेशावर के क्षेत्र में पुष्पपुर पर था पेशावर, और दूसरा आ जाता है, दूसरा राजधानी इसका मथुरा। साथ ही साथ इनके ही काल में गंधार कला और मथुरा कला, गंधार कला और मथुरा कला का प्रचलन रहा। कनिष्क जो थे, इन्होंने भारत जो बिहार मगध का क्षेत्र है, इस मगध पाटलिपुत्रा पर जब आक्रमण करते हैं तो पाटलिपुत्रा से 3 चीजों को लेकर के जाते हैं। तो ये 3 चीजों में एक जो व्यक्ति का नाम आता है, ये अश्व घोष जी। और ये अश्व घोष कहाँ के रहते हैं? तो ये अश्व घोष ही पाटलिपुत्रा के रहने वाले थे। एक तो इस व्यक्ति को यहाँ से लेकर चले गए, दूसरा क्या किया इन्होंने, तो भगवान बुद्ध के जो मुकुट था, मुकुट को लेकर गया, और भिक्षा पात्र, ये 3 चीजों को कनिष्क ने जब बिहार के क्षेत्र पाटलिपुत्रा पर आक्रमण किया तो 3 चीज पाटलिपुत्रा से लेकर गए अश्व घोष को, जो कि एक विद्वान व्यक्ति रहते हैं, एक शिक्षक रहते हैं पाटलिपुत्रा के क्षेत्र में, और इसको ये यहाँ से लेकर जाते हैं। साथ ही साथ पाटलिपुत्रा से भगवान बुद्ध के मुकुट लेकर जाते हैं और भिक्षा पात्र लेकर जाते हैं। उसके बाद आता है कनिष्क के बारे में कि इन्होंने अपने राज्याभिषेक के समय में लगभग 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत किया, और यही शक संवत आज वर्तमान में भी भारत सरकार के द्वारा यूज किया जाता है, राष्ट्रीय संवत के रूप में ये जाना जाता है। तो ये रहा कनिष्क से संबंधित। और कनिष्क ने ही जो रेशम मार्ग है, रेशम मार्ग पर अपना अधिकार स्थापित करता है कनिष्क। तो ये कनिष्क से संबंधित रहा। बाकी रहे अंतिम शासक अगर पूछा जाए कि इस वंश का कौन था, तो वासुदेव के बारे में आता है, कुषाणों के बारे में। कुषाण में ये सारा रहा। एक और बात आती है कि कुषाण वंश के द्वारा ही भारत में जो सोने का सिक्का था वो सबसे पहले प्रचलित कराया गया। तो उसमें हालांकि सबसे पहले इन्होंने नहीं किया था, क्योंकि ग्रीक यूनानी जो थे उन्होंने भारत के क्षेत्रों में सबसे पहले सोना का सिक्का चलाया। किंतु सबसे शुद्ध सोना का सिक्का की जब बात आती है कि किस शासकों के द्वारा चलाया गया था, तो ये आता है इसमें कुषाण वंश के शासकों के द्वारा। तो ये रहा, ये भी हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आधुनिक भारत के इतिहास से रहा, आधुनिक इतिहास से। इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि 1867 में 1867 में बंबई में किस संस्था की स्थापना हुई। अब देखिए, ऐसा तो है नहीं कि बंबई में केवल एक संस्था की स्थापना हुआ होगा, क्योंकि आप सभी भी जानते हैं कि बंबई के क्षेत्रों में ही जो इंडियन कांग्रेस है, इसकी स्थापना भी 1885 में बंबई में हुआ। हालांकि पहले इसका प्रस्ताव था कि पुणे में होगा, लेकिन पुणे में न होकर के यह कुछ प्लेग वगैरह की घटनाएं घटित हो जाती है, जिसके कारण ये यहाँ से निकल करके कांग्रेस की स्थापना मुंबई में होता है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है 1867 के हिसाब से। तो 1867 के हिसाब से अगर हम देखेंगे और ऑप्शन के हिसाब से, तो इसमें आ जाएगा हमारा प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बंबई के क्षेत्र में होता है। और इसके संस्थापक के तौर पर यदि हम देखेंगे तो आत्माराम पांडुराम नाम के व्यक्ति थे। इनके साथ एक और व्यक्ति का नाम आता है रनाडे, जिन्होंने मिलकर के प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में
किया। अब आता है थियोसॉफिकल सोसाइटी। देखिए, हालांकि ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है, ये संस्था भारत का नहीं था। जब भारतीय समाज में भी धार्मिक समाज सुधार आंदोलन की जो दौर था, उस समय जो सामाजिक सुधार की प्रक्रिया हो रही थी, इसी समय अमेरिका न्यूयॉर्क के क्षेत्रों में भी एक सोसाइटी की स्थापना किया गया जिसका नाम था थियोसॉफिकल सोसाइटी, जो 1875 में होता है। ये बात हो रहा है कहाँ का? तो न्यूयॉर्क, ये न्यूयॉर्क में है। लेकिन यह सोसाइटी की एक ब्रांच जो है ये भारत में भी आती है, और यह ब्रांच भारत के वाडियार क्षेत्र में स्थापित होता है 1882 में। और इस थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो संस्थापक थे, इस व्यक्ति का नाम आता है ऑलकॉट ब्लात्सकी थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे। तीसरा ऑप्शन कह रहा है युवा बंगाल आंदोलन। ये युवा बंगाल जो आंदोलन की बात आती है, तो ये लगभग 1826 ईस्वी में स्टार्ट होता है बंगाल के क्षेत्रों में, जो कि हेनरी विलियम डेरेजियो नामक व्यक्ति जो थे, जो कि हिंदू कॉलेज के एक अध्यापक थे, टीचर थे, और इन्होंने ही बंगाल के क्षेत्रों में युवाओं को संगठित कर एक आंदोलन का स्वरूप प्रदान किया, जिसे युवा बंगाल आंदोलन के नाम से जाना गया। और इसके आंदोलन के कर्ता के रूप में जिस व्यक्ति का नाम आता है हेनरी विलियम डेरेजियो 1826 ईस्वी में। तो ये भी ध्यान में हम लोग रखेंगे। और तीसरा ऑप्शन है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की बात जब आती है, तो इसके संस्थापक में जिनका नाम आता है वह है स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किया गया। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु थे स्वामी परमानंद हंस जी, उन्हीं के विचारों से यह प्रेरित एक संस्था थी रामकृष्ण मिशन। और रामकृष्ण मिशन के संस्थापक के तौर पर स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने बंगाल के क्षेत्र बेल्लोर मठ भी से कहते हैं, बेल्लोर के क्षेत्रों में, वहीं पे इस मिशन की स्थापना होता है स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। और स्वामी विवेकानंद जी 1893 ईस्वी में शिकागो धर्म सम्मेलन, जो प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन के तौर पे, उसमें भारतीय क्षेत्रों से सनातन हिंदू धर्म का जो नेतृत्व करने के लिए जिस व्यक्ति भारत से निकल करके गए, उस व्यक्ति का नाम स्वामी विवेकानंद जी था। तो ये पहला धर्म विश्व सम्मेलन शिकागो में, उसमें भी स्वामी विवेकानंद जी। तो ये रहा हमारा इससे संबंधित सारा ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1873 में उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। उन्होंने कौन थे? किसी व्यक्ति के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ उन्होंने किसे कहा जा रहा है, ये क्वेश्चन भी कर रहा है। वो व्यक्ति के बारे में पूछ रहा है कि वो व्यक्ति कौन था जिन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना किया। तो सत्य शोधक समाज के स्थापना की बात जब आएगी, तो इसमें एक व्यक्ति का नाम आएगा ज्योतिबा फुले। जी हाँ, आजकल फिल्म भी इनका आया है, ज्योतिबा फुले, उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले, तो इन पर एक फिल्म भी बना है। तो यही इनके जो जीवनी पर जो मूवी बनाया गया है, यही ज्योतिबा फुले जी है। और ज्योतिबा फुले जी के ही बारे में ये पुस्तक है, सत्य शोधक समाज की एक संस्था के तौर पे 1873 में इसकी स्थापना किया गया। अब आता है गोविंदा राव फुले, इसमें कोई ज्यादा अथी नहीं है। गोपाल हरि देशमुख के बारे में तो हालांकि इसे लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। ये रहा आपका सावित्रीबाई फुले, इनकी पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, औपनिवेशिक भारत में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ? देखिए, औपनिवेशिक शासन यानी कि जब ब्रिटिशों का शासन भारतीय क्षेत्रों में स्थापित था, उस समय में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुआ है? तो कहाँ हुआ है, तो इसमें आ जाएगा हमारा कोलकाता। किसने किया और कब किया, ये जब बात आ जाती है तो इसमें आ जाएगा किसने किया, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1875 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुआ था।
ये कोलकाता के क्षेत्रों में। अब आते हैं, यहाँ ऑप्शन है लखनऊ में आखिर क्या है, लखनऊ से भी कुछ क्वेश्चन आता है। देखिए, हालांकि ये जो लखनऊ है, इसमें सबसे ज़्यादा अगर हम देखें कि कांग्रेस की स्थापना सबको जानते हैं 1885, 28 दिसंबर 1875 को 85 को 22 सदस्यों के द्वारा, यानी प्रतिनिधि थे इसमें, 22 सदस्यों के द्वारा इसकी स्थापना बंबई में किया गया था, गोकुलदास देशपाल संस्कृत विश्वविद्यालय के अंतर्गत। और यहीं से इस कांग्रेस की स्थापना होता है। उसके बाद से धीरे धीरे WC बनर्जी इसके पहले कांग्रेस के सदस्य के रूप में अध्यक्षता संभालते हैं, WC बनर्जी। फिर बाद में चलकर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। इसमें सबसे एक चर्चित अधिवेशन लखनऊ में हुआ, जो कि 1916 में, और ये काफी ज्यादा चर्चित रहा। इसकी चर्चा का एक दो कारण है। पहला कारण अगर हम देखेंगे, लखनऊ अधिवेशन 1916, इसके अध्यक्ष के तौर पर यदि देखें कि इसमें अध्यक्ष कौन थे, तो इसमें अंबिका चरण मजूमदार थे। अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में लखनऊ अधिवेशन होता है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात रहा कि गरम दल और नरम दल, साथ ही साथ कांग्रेस और मुस्लिम लीग, गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग और कांग्रेस, इन सब के बीच में आपस में समझौता हो गया, यानी आपस में एक मेल मिलाप हो गया यहाँ पे। तो ये रहा, क्योंकि फूट जो पड़ा था 1907 के सूरत अधिवेशन में, उसके बाद से ये सभी एक साथ होते हैं यहीं से, लखनऊ अधिवेशन से। और लखनऊ अधिवेशन 1916 का गांधी जी के लिए भी एक चर्चा में रहा कि गांधी जी सबसे पहले लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस के जो अधिवेशन थे, उसमें पार्टिसिपेट किए। और यहीं पे बिहार के क्षेत्रों से जो व्यक्ति आए थे, जिन्होंने चंपारण के नील विद्रोह, जो बाद में नील क्रांति थी, नील की जो दुर्दशा थी, उसके बारे में गांधी जी को अवगत कराने वाले व्यक्ति राजकुमार शुक्ला जी थे। इसी लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मुलाकात करते हैं और चंपारण आने के लिए उन्हें आमंत्रित करते हैं। और नील की जो खेती से बिहार के क्षेत्रों में जो दुर्दशा थे चंपारण के किसानों को, उससे अवगत कराने का कार्य भी राजकुमार शुक्ला जी ने किए। तो ये भी चर्चा में रहा लखनऊ अधिवेशन। नेक्स्ट है सूरत अधिवेशन की जब बात आती है तो ये आता है 1907 में। और यह देखिए, नाम भी है सूरत, और सूरत देख के आदमी झगड़ा कर लिए। यहाँ पर सूरत से हमेशा आदमी का लड़ाई झगड़ा होता रहा है। तो ये जो सूरत अधिवेशन है, अपने आप में ही विवादित रहा है। हालांकि अगर सूरत को देखें तो ये एक औद्योगिक क्रांति रहा है, जब यूरोप के क्षेत्रों से यूरोपीय भारत के क्षेत्रों में अपना व्यापारिक फैक्ट्री लगाता है। तो ब्रिटिशों का पहला फैक्ट्री भी सूरत के क्षेत्रों में ही 1613 में स्थापित होता है। फिर ये फ्रांसीसी ने भी अपना फैक्ट्री ही लगाया पहला। तो ये एक औद्योगिक केंद्र पहले से भी था। मुगलों के लिए भी ये एक इम्पोर्टेंट केंद्र रहा, औद्योगिक व्यापारिक केंद्र के तौर पर रहा है। और आज भी ये काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहा व्यापारिक केंद्र के तौर पर, आज भी है ये सूरत के क्षेत्रों में। और ये सूरत देखने वाला के लिए यहाँ पर एकदम काम कर गया कि ये जो सूरत अधिवेशन हुआ कांग्रेस का 1907 में, इसमें क्या हो गया, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में विभाजन तो हुआ, वो तो 1906 से ही हालांकि चल गया था। लेकिन यहाँ से आ जाता है, इसमें गरम दल और नरम दल जो थे दोनों में फूट पड़ जाता है। तो यहीं पे गरम दल और नरम दल, कांग्रेस के दो विभाजन यहाँ पर हो जाते हैं। तो गरम दल और नरम दल दोनों में फूट पड़ गया, विभाजन हो गया कांग्रेस का 1907 के कांग्रेस अधिवेशन में। और इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे वो रास बिहारी बोस, ये याद रहे हम हो गया। अब आता है पूना। देखिए, पूना अधिवेशन कांग्रेस में लगभग, हालांकि चर्चा में रहा कि 1885 का कांग्रेस का अधिवेशन यही होगा, लेकिन होता नहीं है। लेकिन बाद में चल करके 1895 में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है पूना में होता है। और इसके जो अध्यक्ष थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और इसमें संविधान की जो बात आती है, संविधान निर्माण करने की बात, इससे पहले भी एक बार चर्चा में आया था कि हम संविधान बनाएंगे। लेकिन दूसरा बात, संविधान निर्माण की जो बात आती है, चर्चा करने की बात कांग्रेस के मंच पे, तो इसी पूना अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ से।
क्वेश्चन अगर आएगा तो हम आसानी से इसको डील कर पाएंगे। तो आज का हमारा ये पॉकेट वीडियो के तहत ये पिछले वर्ष में पूछा गया क्वेश्चन का एक सीरीज रहा और आगे इसी तरह से सीरीज आपका चलता रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।